आप सभी बच्चों का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। जैसा हमने अपनी पिछले क्लास में देखा था, हमने जीएसडी के पोर्शन में हिस्ट्री शुरू कर दिया और उस हिस्ट्री में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन का प्रथम पार्ट देख भी लिया है। आज हम लोग उसी श्रृंखला को बच्चे आगे बढ़ाते हुए यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 2 देखने वाले हैं और जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आशा है आपने भी उस पर्टिकुलर फर्स्ट क्लास के नोट्स बना लिए होंगे। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं फिर से वीडियो एग्जाम से पहले देख लूँगा, तो ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, क्योंकि बच्चे एग्जाम से पहले आपको वीडियो देखने का बिल्कुल समय नहीं मिल पाएगा। कितनी वीडियोस आप देख लेंगे, कितना भी आप सोच लें फास्ट फॉरवर्ड करके देख लूँगा, कोई मतलब नहीं। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट है नहीं। आप ऐसा सोचें नहीं मैं दूसरा तरीका है, मैं पीडीएफ से पढ़ लूँगा, कोई चीज़ संभव नहीं है। कितने पीडीएफ्स पढ़ लेंगे? आप अपने हैंड रिटन नोट्स डेली बेसिस पे बनाइए। आप रोज़ का काम रोज़ निपटाएंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपका टारगेट भी पूरा होता चल रहा है और आप ओवरबर्डन भी फील नहीं करोगे। आप ऐसा सोचोगे एक हफ्ते में एंड में मैं बैठूंगा और अंत में मैं पूरे नोट्स बना लूँगा, वो दिन कभी नहीं आने वाला। डेली बेसिस पर आप चीज़ें डेली की पूरी करें और फिर आपको निश्चित रूप से दिखेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो। आपको अपना वो जिसको कहते हैं ना प्रोग्रेस चार्ट, वो आगे बढ़ती हुई दिखेगी। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगली चीज़ की ओर। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन में हमें आगे क्या देखना है, देखते हैं। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था कि आधुनिक भारत का इतिहास क्या है। जो हमने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरू किया तो हमने बोला 1757 से 1947 ये है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और हमने यहाँ पर बात की कि 1947 में ब्रिटिश भारत को आज़ादी देके चले गए। तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल खत्म हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? ब्रिटिश रूल खत्म हुआ। लेकिन ब्रिटिश रूल कभी ना कभी शुरू भी हुआ होगा। तो कब शुरू हुआ? 1757 में ब्रिटिश रूल शुरू हुआ और 1947 में ब्रिटिश रूल खत्म हुआ। अब हमने ये बात कही कि क्या इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश आए? हमने कहा नहीं। हमने बात कही कि समुद्री मार्ग से सबसे पहले भारत पहुंचने वाले लोग कौन थे? पुर्तगाली। और फिर आएंगे डच। ये कहाँ के लोग हैं? नीदरलैंड्स के लोग हैं। आज इन पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। इनके बाद आएंगे अंग्रेज या ब्रिटिश। उनके बाद आएंगे डेनमार्क से डेनिश और फिर फ्रांसीसी फ्रेंच। चलिए तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। फिर पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया? तो हमने बात करी कि वास्को डा गामा 1498 में सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत पहुंच गए। फिर हमने बात की कि पुर्तगालियों का व्यापार बढ़ा तो पुर्तगालियों ने फैक्ट्री खोली, यानी गोडाउन खोला। और पुर्तगालियों का जो पहला गोडाउन खुला वो कोचीन में खुला 1503 में। फिर पुर्तगाली लोग और बड़े स्तर पर इंडिया में सेटल हुए और तब हमने देखा कि पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में आएगा 1505 में। और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह है फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसी आदमी ने क्या शुरू किया है? ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। अब हमें बढ़ना है यहां से आगे। अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से 1509 तक था। रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, याद नहीं भी रखोगे चलेगा। लेकिन 1509 में जब इसका कार्यकाल खत्म होता है, जब इसका टाइम पीरियड खत्म होता है, तब हम देखते हैं दूसरा पुर्तगाली गवर्नर भारत भेजा जाता है और उस दूसरे पुर्तगाली गवर्नर का नाम होता है अल्बुकर्क। क्या नाम होता है बच्चे? अल्बुकर्क। तो थोड़ा सा नाम इसका खतरनाक पहली नजर में दिखता है, लेकिन डरिएगा नहीं, इसका नाम इतना भी कोई खतरनाक नहीं है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, है ना? तो एक आध बार बोलेंगे आ जाएगा। शुरुआत में तो इसका नाम कोई टंग ट्विस्टर जैसा दिखता है, जैसे वो बचपन में नहीं खेला करते थे, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, ठीक है, वैसे ही टंग ट्विस्टर, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, वैसे ही यहाँ पे इनको दिखता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, लेकिन याद हो जाएगा। चलिए तो हमने बोला अल्मीडा जो इनसे पहले और सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर थे 1505 से 1509। फिर हमने बोला अल्बुकर्क 1509 से 1515। अभी जो 1509 से 1515 में अल्बुकर्क हैं, इनको बोला जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। अभी थोड़ी हैरान कर देने वाली बात है, सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप समझें, अल्बुकर्क से पहले वास्को डा गामा आ चुके हैं, अल्बुकर्क से पहले अल्मीडा आ चुके हैं, और भी कई लोग आ चुके हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे लेकिन आए हैं। लेकिन हमने रियल फाउंडर फिर भी किसको कहा? अल्बुकर्क को कहा, जो इतना बाद आया। ऐसा क्यों? हिस्ट्री में आपको ये दो शब्द बार बार मिलेंगे, एक फाउंडर और एक रियल फाउंडर। एक मिलेगा स्थापनाकर्ता और एक मिलेगा वास्तविक स्थापनाकर्ता। सर दोनों में फर्क क्या है? संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, क्या फर्क है? देखो, संस्थापक वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज को शुरू करता है और वास्तविक संस्थापक वह व्यक्ति होता है जो साम्राज्य को सालों साल चलने लायक स्थिति में लेके आता है। जैसे अगर मैं
आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं। भविष्य में मध्यकालीन भारत में हमें एक टॉपिक पढ़ना है मुगल्स। मुगल्स में हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की, लेकिन वास्तविक संस्थापक मुगलों का अकबर को मानते हैं। क्यों? क्योंकि बाबर ने शुरुआत कर दिया, मुगल साम्राज्य फाउंड कर दिया, एम्पायर ठीक है स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाबर के टाइम पर कई सारी समस्याएं इर्द गिर्द थी जिसे बाबर अपने जीते जी सुलझा नहीं पाए। बाबर के सामने बहुत सारे अन्य आसपास दुश्मन थे, बाबर अपना जीवन भर लड़ाई करते निकल गए, लेकिन अंततः वो पूरे दुश्मन खत्म नहीं कर पाए। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं के टाइम पर भी इंस्टेबिलिटी रहती है। हम लोग देखते हैं कि कभी हुमायूं शासक है, फिर शेर शाह सूरी एक अन्य व्यक्ति हुमायूं को हरा देते हैं, हुमायूं को इंडिया के बाहर रहना पड़ता है, फिर हुमायूं इंडिया आते हैं। यानी हमको क्या दिखता है कि स्थिरता नहीं है। और फिर आते हैं अकबर। अकबर अपने जीवन में कई युद्ध लड़ते हैं, एक भी युद्ध हारते नहीं, और अपने आसपास के जितने दुश्मन हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, खत्म करते हैं, और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मुगल साम्राज्य को आगे वर्षों वर्षों चलने लायक स्थिति में लेके आते हैं। कई सारी नीतियां लाते हैं, जैसे मनसबदारी प्रथा जिससे आर्मी स्ट्रांग की, इसके अलावा सूबा सिस्टम जिससे उनने अपना एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग किया। इसके अलावा आइन ए दहसाला हम पढ़ेंगे, जहां पे उनने अपना रेवेन्यू सिस्टम स्ट्रांग किया, इकोनॉमी स्ट्रांग की। कहने का मतलब यह है अकबर ने अपनी तमाम नीतियों और अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स के माध्यम से बहुत बड़े एरिया पर ना सिर्फ कंट्रोल किया, बल्कि जैसा मैंने कहा मुगलों को सालों साल चलने लायक स्थिति में अकबर ले गए। यही कारण है कि भले ही मुगलों को स्टार्ट किया बाबर ने मुगल साम्राज्य को, लेकिन वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर अकबर को बोलते हैं। तो संस्थापक वो है जो गाड़ी चालू करता है, और वास्तविक संस्थापक वो है जो उसमें पेट्रोल डलवा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी लंबे समय तक आगे चले। उसी प्रकार भले ही अल्बुकर्क से पहले बहुत लोग आए, लेकिन अल्बुकर्क ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से पुर्तगाली सालों साल इंडिया में टिक पाएंगे। और क्या किया है इनने, चलिए समझते हैं। सबसे पहले पुर्तगालियों को लाकर दिया अल्बुकर्क ने गोवा। आपको मैंने पिछली क्लास में ये बात बताई थी क्या, कि पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है वो कहां पर, तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री तो हमने बात की थी कोचीन, लेकिन मैंने बोला था आगे चल के पुर्तगालियों की एक फैक्ट्री गोवा बनेगी। तो गोवा कौन लाके दिया पुर्तगालियों को, अल्बुकर्क। असल में कहानी यह है कि यहां पर हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक मैप होगा, हाँ ठीक 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 है भाई, इस मैप को हम लोग ऊपर ले आते हैं क्योंकि थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पे आपको दिख रहा होगा गोवा। असल में गोवा किसके कंट्रोल में था, तो यहां पर बीजापुर के शासक मौजूद थे। बीजापुर नाम का एक राज्य हुआ करता था, और उसके शासकों का नाम क्या था, यूसुफ आदिल शाह, और उनके एक बेटे थे जिनका नाम था इस्माइल आदिल शाह। तो अल्बुकर्क जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर है, उसने यूसुफ आदिल शाह और इस्माइल आदिल शाह से युद्ध लड़ा, और इनको बीजापुर, इनका जो राज्य था उसको हरा दिया, और तब बीजापुर के पास ही गोवा था, तो अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया। ये सब उसने कब किया, 1510। मैं एक बार आपको अल्बुकर्क का टाइम पीरियड रिवाइज करवाता हूं। 1509 में अल्बुकर्क गवर्नर बनता है और 1515 तक गवर्नर रहता है, और इसी दौरान 1510 में उसने गोवा जीत लिया। किससे, बीजापुर के शासकों से। और गोवा अल्बुकर्क ने जीता, ये वही गोवा है जो कि आगे चल के पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बनेगा, और ना सिर्फ हेडक्वार्टर बनेगा, 1961 तक पुर्तगालियों के पास गोवा रहता है। इनफैक्ट 1961 में तक ये जब खाली नहीं कर रहे थे, तब भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय, जिसके अंतर्गत हमने इंडियन मिलिट्री को गोवा भेजा, और तब पुर्तगालियों को खदेड़ खदेड़ के निकाला गया, तब जाके पुर्तगालियों ने देश छोड़ा है। तो गोवा उनके पास आखिरी दम तक था। तो आज भी विजय दिवस मनाया जाता है। एक विजय दिवस कारगिल की विजय से संबंधित है, एक गोवा के ऑपरेशन से संबंधित है। 1961 में गोवा इस तरीके से हमने पुर्तगालियों से छीना है, ये जा ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो कुल मिला के गोवा कौन लाकर दिया है पुर्तगालियों को, तो सही जवाब है अल्बुकर्क। लेकिन इसको हेडक्वार्टर किसने बनाया, अभी तक मैंने इसका जवाब नहीं दिया। सुनो, पुर्तगालियों की भारत में सबसे पहली फैक्ट्री है कोचीन, और गोवा अल्बुकर्क ने 1510 में लाके दिया, लेकिन गोवा हेडक्वार्टर बनता है साल 1530 में, और यह कारनामा करके दिखाया था एक अन्य गवर्नर ने जो बहुत बाद में आता है, उसका नाम होता है नीनो डा कूना। तो मैं यहां पे आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुने। गोवा
1510 में जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? अल्बुकर्क के द्वारा जीता गया। बहुत बढ़िया। लेकिन गोवा कब हेडक्वार्टर बनेगा? तो सेंटर 1510 में एक गोडाउन बन गया, लेकिन ये हेडक्वार्टर कब बनेगा? तो सही जवाब है 1530। और गोवा को हेडक्वार्टर किसने बनाया? तो सही जवाब क्या है? नीनो डा कूना। तो एक नया व्यक्ति नीनो दा कूना। तो बस इसके बारे में यही चीज महत्वपूर्ण है कि नीनो दा कूना ने ही हेडक्वार्टर बनाया है पुर्तगालियों का गोवा। पुर्तगाली लाके किसने दिया? गोवा लाके किसने दिया पुर्तगालियों को? अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। तो इसलिए एक कारण तो ये हो गया, इसको वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर बोलते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों को सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटर है वो इसने लाके दिया, अल्बुकर्क ने। अच्छा, इसके अलावा अल्बुकर्क के और क्या काम है? एक बार अल्बुकर्क ने अपने पुर्तगाली कर्मचारियों को कहा कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह कीजिए। ऐसा क्यों? असल में भारतीय लोग पुर्तगालियों को उतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पुर्तगाली दिखते अलग हैं, उनकी वेशभूषा अलग है, उनका खान पान अलग है, उनकी भाषा अलग है, और इसलिए इनको स्ट्रेंजर्स के रूप में इंडिया से ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब अल्बुकर्क ये चाहता था कि पुर्तगाली लोग भारतीय समाज का हिस्सा बन जाएं, और इसलिए उसको एक बेस्ट सोल्यूशन क्या दिखा? उसने पुर्तगाली कर्मचारियों को बुलाया और बोला, भारतीय स्त्रियों से विवाह करो, जिससे आप भारतीय समाज में घुल मिल जाओगे, और जब आपके बच्चे होंगे तो वो बच्चे भी भारतीय समाज में घुलेंगे, और बड़े जब वो हो जाएंगे फिर वो पुर्तगाली सेना ज्वाइन करें। इतना लंबा सोचो इसका प्लान है। जब वो पुर्तगाली सेना ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से वो पुर्तगालियों के प्रति लॉयल रहेंगे, और वो होंगे कहाँ के? भारत के। तो भारत के लोग पुर्तगालियों के प्रति लॉयल हो जाएंगे। इसका इतना लंबा प्लान था, इसलिए इसको बोलते हैं पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने जो नीतियां बनाने का प्रयास किया है वो ऐसा बनाने का प्रयास किया है कि पुर्तगाली सालों साल चले, है कि नहीं? ठीक है। इसके अलावा अल्बुकर्क ने और क्या किया? अभी जो भी मैं बता रहा हूं सब थ्योरी में आपको मिलेगा, थ्योरी के लिए कभी परेशान नहीं होना है, बाइलिंगुअल थ्योरी मिलेगी, बस अभी सुनते जाइए। अल्बुकर्क ने भारत से सती प्रथा को हटाने का प्रयत्न भी किया। सती प्रथा को हटाने का प्रयत्न कैसे किया? अब भाई सती प्रथा क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये समझें। तो अगर आपने इसके बारे में सुना है तो अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो अभी हम देख लेंगे। तो भारत में मौजूद एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, जिसमें ये कहा जाता था कि भाई अगर पति की मृत्यु हो गई है तो पति की मृत्यु के बाद जो पत्नी है, अब वो जी के क्या करेगी? उसको भी उसी अर्थी पर जिस पे पति को जलाया जाएगा, पत्नी को भी जला दो। अब पति तो मर चुका है, लेकिन पत्नी तो जिंदा है, जिंदा व्यक्ति को आप जला रहे हो, बताओ। और इतनी बड़ी कुप्रथा थी कि जब उस स्त्री को जो जिंदा है उसको जलाया जाता था उसी अर्थी पे, तो आसपास गांव वाले तलवार, लाठियां, शहनाई लेके खड़े होते थे। तलवार, लाठियां इसलिए क्योंकि जब एक जिंदा व्यक्ति को आप जलाओगे तो तड़पेगा, आसपास भागेगा, तो फिर इसी डंडे और तलवारों से आप वापस अर्थी की तरफ महिला को धकेलते थे, बताइए। और शहनाई इसलिए क्योंकि कई बार जब महिला चीखती थी, चिल्लाती थी, तब शहनाई के माध्यम से उसकी चीखों को दबाने का प्रयास किया जाता था कि आसपास के लोगों को सुनाई ना दे, उनको डर नहीं लगना चाहिए, ताकि ये प्रथा चलती रहे, कोई डर ना जाए कि अरे ये तो बहुत खतरनाक है। नहीं, तो कुल मिला के इतनी ज्यादा बड़ी कुप्रथा थी सती प्रथा। ठीक है, चल, तो कुल मिला के हमने ये बात कही कि अल्बुकर्क ने जब इस प्रथा को अपने सामने देखा तो अल्बुकर्क एकदम डर भी गया, और साथ साथ उसको गुस्सा आया कि कैसी प्रथा है। और तब उसने अपने क्षेत्र में, जो क्षेत्र पुर्तगालियों के उस समय कब्जे में थे, वहां पर प्रयास किया कि सती प्रथा को बैन करें। ठीक है, चले, तो यहाँ पे मैं अल्बुकर्क से संबंधित चीजों को पढ़ता हूं। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर। भारत में इसे पुर्तगाली साम्राज्य का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। 1510 में बीजापुर के शासकों यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह से गोवा जीता। यह भी अभी जस्ट मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करवा दिया। सो सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर, फर्स्ट कौन था? अल्मीडा, सेकंड है अल्बुकर्क। कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर, कॉन्कर्ड गोवा इन 1510 फ्रॉम रूलर्स ऑफ बीजापुर। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला? भारत में स्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाने और सैन्य बल बढ़ाने हेतु पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। ही इंस्पायर्ड द पोर्चुगीज टू मैरी इंडियन वुमेन टू सेट अप परमानेंट पोर्चुगीज सेटलमेंट एंड इंक्रीज मिलिट्री फोर्स। तो ये भी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। भाई भारतीय समाज से घुल मिल जाएंगे, व्यापार में भी फायदा मिलेगा। भारतीय लोग इनको बहरूपिया या बाहर का नहीं समझेंगे, क्या बोलेंगे? अरे ये तो हमारे ही समाज के हैं, तो इनसे व्यापार करने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, इनफैक्ट बढ़ाएंगे व्यापार। अल्बुकर्क ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। सो अल्बुकर्क ऑल्सो ट्राइड टू बैन सती। ठीक है, चले, तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देना है, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर किसको बोलते हैं? तो सही जवाब है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर भारत में किसको माना जाता है?
तो क्या करना है भाई, हमको अल्बुकर्क करना है। ठीक है जी, चलिए आइए आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित किया? बेटा सबसे पहले सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित किसने किया? अगेन सही जवाब क्या है? अल्बुकर्क, एकदम सही जवाब। चलिए आइए, अल्बुकर्क ने किस वर्ष बीजापुर के शासकों से गोवा जीता? तो बीजापुर के शासकों से गोवा कब जीता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष। सही जवाब है 1510। अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाता है कि कब गोवा हेडक्वार्टर बनाया जाता है, मुख्यालय बनाया गया, तब आप जवाब दोगे 1530, और तब आप जवाब दोगे नीनो दा कूना। नीनो दा कूना का जो नाम है वो किसी नहीं होता है, पंजाबी ढाबे का नाम लगता है, टिट्टो दा ढाबा, वैसे नीनो दा कूना। तो ये क्या है भाई? वह व्यक्ति, ये भी एक गवर्नर था, इसने ही हेडक्वार्टर बनाया है। किसको? गोवा को हेडक्वार्टर इसने बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अल्बुकर्क को भटकल नामक जगह पर पुर्तगाली फैक्ट्री बसाने की अनुमति दी? अब ये क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ एडिशनल चीज है जो हमको पढ़नी पड़ेगी। अब देखो भाई, किस शासक ने अल्बुकर्क को भटकल नामक जगह पर पुर्तगाली फैक्ट्री बसाने की अनुमति दी? अब कहानी असल में यह है कि मैंने आपको याद होगा कल फर्स्ट क्लास में बताया था कि जिस समय वास्को डा गामा इंडिया आया 1498 में, उस टाइम पर यहाँ पे कालीकट का स्थानीय शासक कौन है? तो जमोरिन है। लेकिन हमने बात की थी कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन है, तो हमने एक नाम देखा था, इमादी नरसिम्हा। शायद आप बच्चों को याद होगा। ठीक है, तो इसको हम यहां कर देते हैं। तो इमादी नरसिम्हा। ठीक है, तो ये आपको याद है ये, लेकिन ये बात है 1498 की। अभी जब अल्बुकर्क भारत में मौजूद है तो वो तो 1509 में गवर्नर बना, तो यानी बहुत साल बीत चुके हैं। अब इतने साल बीत जब चुके थे तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का रूलर भी बदल चुका है। तो विजयनगर साम्राज्य पे अभी वर्तमान में अल्बुकर्क के टाइम पर रूलर पता है कौन था? तो सही जवाब है कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय जी का नाम शायद आपने सुना हो, नहीं सुना तो हम लोग मध्यकालीन भारत में जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तब इमादी नरसिम्हा भी सुनेंगे और तब कृष्णदेव राय भी सुनेंगे। शायद आपने कभी नाम सुना हो तेनाली रमन, सीरियल भी बने हैं, मूवी भी बनी है। तो तेनाली रमन एक विद्वान जो कृष्णदेव राय के दरबार में ही कार्यरत थे। तो कुल मिला के मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि वास्को डा गामा जब इंडिया आए उस टाइम पर कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के रूलर इमादी नरसिम्हा। लेकिन जब अल्बुकर्क इंडिया आया तब कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के रूलर थे। लेकिन कृष्णदेव राय तो बहुत स्ट्रांग है। अब अल्बुकर्क एक बात जानता है कि ये कोई बीजापुर के शासक नहीं है, जैसे बीजापुर के शासकों को उसने हराया और गोवा जीत लिया क्योंकि वो कमजोर थे। लेकिन कृष्णदेव राय बहुत स्ट्रांग है, बहुत लोकप्रिय भी है, बड़ी सेना है, तो इनको तो हराना सोच भी नहीं सकता अल्बुकर्क। ऐसी स्थिति में अल्बुकर्क ने क्या नीति अपनाई कि भाई जिससे लड़ सकते हो उससे लड़ो और जिससे नहीं लड़ सकते उसको मित्र बना लो। और तब अल्बुकर्क कृष्णदेव राय के दरबार में गए और इनसे भेंट की और इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे आप अपने क्षेत्र में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दें, गोडाउन खोलने की इजाजत दें, ताकि हम अपना पुर्तगालियों का सामान आपके क्षेत्र में भी बेच पाएं। और तब कृष्णदेव राय जी ने इनको भटकल नामक जगह पे फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। कहां पर अनुमति दे दी बेटा? भटकल। तो भटकल नामक जगह पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। ये भटकल कर्नाटक में है आज, उस समय विजयनगर साम्राज्य का पार्ट था। अच्छा, मीनवाइल पुर्तगालियों ने भी कृष्णदेव राय जी की मदद की है। असल में कृष्णदेव राय को मालूम था कि उनके पास जो घोड़ों की ब्रीड है, जो उनकी सेना में जो घोड़े हैं उनकी जो ब्रीड है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं दौड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ अरबी जो घोड़े होते थे वो बहुत लंबे चौड़े और तेज धावक होते, तेज दौड़ते थे। तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों से कहा कि आप हमको एक काम करो, ये घोड़े अरबी घोड़े मंगवाओ। और तब कृष्णदेव राय को अरबी घोड़े पुर्तगालियों ने ही लाके दिए थे। ठीक है, तो ये भी एक बात दिमाग में आप रखिएगा। तो कुल मिला के देखा आपने भाई ये किस प्रकार का आदमी है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क की नीति समझे आप? मतलब अल्बुकर्क कहता है कि कोई कमजोर है तो उससे लड़ लो। गोवा जीत लिया बीजापुर के शासकों से क्योंकि वो कमजोर थे, और कोई स्ट्रांग है तो उसके सामने हाथ जोड़ो, मित्र बनाओ, उससे लड़ना नहीं है। यानी ये कह रहा है कि भाई आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाए, कौन कह रहा है? अल्बुकर्क। और सामने वाली गाड़ी से एक कोई स्ट्रांग व्यक्ति निकल रहा है, लंबा चौड़ा स्ट्रांग, तो अब आप बन जाओ एकदम शक्तिमान, अंडरटेकर बन जाओ और उसे मारो, चौक स्लैम। लेकिन अगर आपकी गाड़ी किसी से टकरा गई और सामने वाली गाड़ी से कोई पतला दुबला व्यक्ति निकला, अब आप क्या करो? सॉरी,
मैं उल्टा बोल गया, आपकी गाड़ी किसी से टकराई और सामने वाली गाड़ी से कोई बड़ा स्ट्रांग व्यक्ति निकला, तो अब आप हाथ जोड़ लो कि अरे भाई साहब गाड़ी टकरा गई, अगली बार से मैं भी देख के चलाऊंगा, आप भी देख के चलाइएगा और चुपचाप निकल लेना है। लेकिन तुम्हारी गाड़ी किसी से टकरा गई और सामने वाली गाड़ी से कोई पतला दुबला व्यक्ति निकला, तब तुम्हें बन जाना है एकदम अंडरटेकर, ऐसा बोलता है अल्बुकर्क। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के इसकी नीति यही है कि जो कमजोर है उससे लड़ लो, लेकिन जो स्ट्रांग है उससे मित्र उसको बनाना है। तो ये ऐसा सोचता है। ठीक है भाई, तो भटकल नामक जगह पे फैक्ट्री खोलने की अनुमति किसने दी है? अब आपसे ही प्रश्न बन जाएगा, सही जवाब है कृष्णदेव राय। चलिए, तो हमने ये वाली चीज पर भी अच्छे से डेप्थ में डिस्कशन कर लिया। चलो तो आगे बढ़े। अब देखो एक और प्रश्न है, पुर्तगालियों से संबंधित प्रश्न क्या बोलता है, आइए देखें। निम्नलिखित में से कौन सी चीज पुर्तगाली भारत लाए? अब भाई जब पुर्तगाली भारत आए तो भारत में वो बहुत सारी चीजें लाए हैं जो उससे पहले नहीं थी। सबसे पहला क्या? तंबाकू। हाँ, ये सही बात है कि पुर्तगाली भारत में तंबाकू या टोबैको लाए थे। असल में ये कहानी ऐसी है कि देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि जो आज हम लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो विदेशों से आए, और कई बार विदेशों में जो प्रोडक्ट हो सकता है भारत से गए हों। जैसे उदाहरण के लिए, एक समय था जब दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर केन, गन्ना इंडिया प्रोड्यूस करता था, लेकिन जब पुर्तगाली हमारे आए तो पुर्तगाली गन्ना इंट्रोड्यूस किए ब्राजील में, और आज दुनिया में सबसे बड़ा शुगर केन जो प्रोड्यूसर है ब्राजील है। उसी तरीके से आप देखते हो चाय, है ना, हमारे देश में इतने बड़े स्तर पर पी जाती है कि हो सकता है कुछ समय में इसको राष्ट्रीय पेय ना घोषित कर दें, नेशनल ड्रिंक। लेकिन क्या आप जानते हो ये चाइना से भारत आई है। चाइना में एक बार एक राजा थे जो गर्म पानी उबाल रहे थे, खिड़की खुली थी, कुछ पत्तियां उड़ी, उनके पानी में गिर गई, पानी उबला, जैसे पानी उबला चाय की पत्ती भी उबली, और क्या उनको टेस्ट लगा शानदार, कि फिर उन्होंने पूरे चाइना में इसको फैलाया, और फिर तो ये इंडिया में आई। और आप जानते हो कि इंडिया में कितने बड़े स्तर पर अब सेवन किया जाता है। अच्छा, वैसे ही तंबाकू भी इंडिया में लाया गया पुर्तगालियों के द्वारा। तंबाकू असल में उगाया जाता है, ये फसल है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य था जब पुर्तगाली इंडिया आए हैं, ये बात आप जानते हो। लेकिन आपके मन में एक जिज्ञासा आई होगी कि भाई नॉर्थ में कौन था? तो नॉर्थ में कौन था बेटा? मुगल थे, मुगल। और जिस समय एक मुगल शासक अकबर नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे हैं, मुगल बादशाह हैं, उस टाइम पे ही पुर्तगालियों ने तंबाकू इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। असल में एक बार अकबर गुजरात गए थे, और वहां पे गुजरात में उन्होंने वहां के एक लोकल जो रूलर था उसको हरा दिया, और तब पुर्तगालियों को पता चला कि भाई अकबर नॉर्थ इंडिया का रूलर यहाँ पे मौजूद है गुजरात में, और पुर्तगाली व्यापार भी कर रहे थे गुजरात में। तो उन्होंने कहा कि भाई अकबर को इंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब से इनके ही कंट्रोल में हमारा पूरा एरिया ये वाला आ गया जहां हम व्यापार कर रहे हैं। तब पुर्तगाली गुजरात में अकबर के लिए तंबाकू लेके गए थे, और तभी अकबर ने पहली बार तंबाकू चखा था। अकबर को पसंद आया, अकबर ने तंबाकू बड़े स्तर पर अपने साथ रखवाया और अपने साथ ले गए राजधानी। और माना जाता है कि भाई वहां पे राजधानी में सलीम, जो कि अकबर का बेटा है, जो आगे चल के जहांगीर कहलाएगा, उसको भी तंबाकू बहुत पसंद आया, वो भी चुप चुप के तंबाकू खाया करता था। बताओ, आगे चल के जहांगीर के टाइम में तो तंबाकू की खेती शुरू हो जाएगी। ये बोलेंगे कब तक हम बाहर से मंगवाएंगे तंबाकू, यहीं उगाओ। तो अकबर के टाइम पर तंबाकू भारत में पुर्तगाली लाए, और जहांगीर के टाइम पर, जो अकबर का बेटा है, उसके टाइम पर तो तंबाकू की खेती ही इंडिया में शुरू हो गई कि अब बाहर से लाने की जरूरत नहीं, यहीं उगाओ। लेकिन इतना ज्यादा तंबाकू का सेवन जहांगीर के टाइम पर बढ़ गया था कि जहांगीर ही वो व्यक्ति था जिसने तंबाकू के कल्टीवेशन पर बैन लगाया कि अब नहीं उगाएंगे। हर कोई तंबाकू खा के आ रहा है दरबार में, बताओ ये कोई तरीका है? चलिए, कुल मिला के ये बात हो गई। तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज पुर्तगाली भारत लाए? तंबाकू भारत लाए। ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा गौथिक स्थापत्य कला, ये भी पुर्तगाली भारत लाए। गौथिक स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर क्या होता है? देखो, हम देखते हैं कि हर क्षेत्र विशेष का कुछ बिल्डिंग बनाने का, इमारत बनाने का तरीका होता है। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें, जैसे आप देखते हो कि भाई नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स हैं, नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर हैं, कुछ इस प्रकार से बनते हैं। लेकिन अगर मैं यही मस्जिद की बात करूं तो मस्जिद में आपको देखने को मिलता है ऐसा डोम बनते हैं ना, वहां पे डोम बनता है, ठीक है ना, गुंबद, डोम। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो उनका कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है उसको ही कहते हैं गॉथिक। और कई बार उस स्टाइल में हम देखते हैं कि वो ऐसा जीसस क्राइस्ट का क्रॉस बनाते हैं। तो जो गॉथिक आर्किटेक्चर है वो इंडिया में सबसे पहले कौन लाया? पुर्तगाली लाए। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यह है ताज होटल मुंबई।
आप यहाँ की खिड़कियां देखें, क्या आप अपने घर के बाहर जब निकलते हैं क्या आपको इस प्रकार का नॉर्मल कोई बिल्डिंग दिखता है? कोई बिल्डिंग दिखती है ऐसी? नहीं दिखती होगी। क्यों? क्योंकि ये गॉथिक आर्किटेक्चर है और ये यूरोपियन स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। यूरोप में इस तरीके से बिल्डिंग बनाई जाती है। लेकिन अब ताज होटल मुंबई, ये तो इंडिया में मौजूद है, तो यानी ये गॉथिक आर्किटेक्चर इंडिया में लाया गया। अच्छा, गॉथिक आर्किटेक्चर तमाम यूरोपियों को आता था, पुर्तगालियों को भी आता है, डच को भी आता है, ब्रिटिश को भी आता है, डेनिश को भी आता है, फ्रेंच को भी आता है, क्योंकि भाई उन सभी के यहाँ ऐसी बिल्डिंग बनती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले इंडिया में कौन गॉथिक आर्किटेक्चर लाया? तो जवाब ये है कि सबसे पहले इंडिया में कौन आया? पुर्तगाली आए। तो जाहिर सी बात है पुर्तगाली ही सबसे पहले गॉथिक आर्किटेक्चर लाए। बाद में और भी जो लोग हैं जो यूरोपीय और आए, उनने भी इंडिया में गॉथिक आर्किटेक्चर बहुत बड़े स्तर पर करवाए, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं गॉथिक आर्किटेक्चर का। आप देख सकते हो छत्रपति टर्मिनस मुंबई जो स्टेशन है, और अब आप देखो इस प्रकार की बिल्डिंग्स आपको वैसे नहीं दिखेंगी। ये बिल्डिंग्स आपको यूरोप में दिखती हैं ऐसी, लेकिन अब ये तो इंडिया में। तो अगेन ये गॉथिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। यहाँ पर आप देखोगे कि क्रॉस बना हुआ है, ठीक है, आप नोटिस करना, ये देखो क्रॉस बना हुआ है। तो कुल मिला के ये गॉथिक आर्किटेक्चर इंडिया में पुर्तगालियों ने ही शुरू किया। अच्छा, इसके अलावा और क्या लाए? प्रिंटिंग प्रेस एक बड़ी चीज है जो पुर्तगाली लाए। असल में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने जर्मनी में किया था। उसके बाद जर्मनी से अन्य यूरोप के देशों में प्रिंटिंग प्रेस फैला, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बहुत तेजी से सूचना फैलाई जा सकती थी, क्योंकि उससे पहले हाथ से लिखी जा रही हैं किताबें। अब आप सोचो एक व्यक्ति कितनी किताबें हाथ से लिख लेगा, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर किताबें आप छाप सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगी। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ये पुर्तगाली ही प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाए। ये इनिशियल वो प्रिंटिंग प्रेस जो वो लाए थे उसी का ये एक नमूना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्पेस है यहीं पर रखा जाता था पेपर जिस पे कोई चीज आपको प्रिंट करनी है, और यहाँ पे आप देख रहे हो लीवर, तो लीवर घुमाया जाएगा तो ये जो प्रेस है ये नीचे आएगी और फिर उस पेपर पर ये छाप देगी जो भी छापना। तो कुल मिला के प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाली लाए। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, गॉथिक स्थापत्य कला भी पुर्तगाली लाए, प्रिंटिंग प्रेस भी लाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। चल ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पे चलते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या खास है पुर्तगालियों में। अब देखो, अभी तक मैं अपनी क्लास में सिर्फ किसको डिस्कस मैंने करवा दिया, जो मतलब अभी चली रहे, पुर्तगाली। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई कि पुर्तगालियों के बाद हमारी क्लास में कौन आएंगे? डच। डच लोग भी व्यापार करने आएंगे। डच के बाद कौन आएंगे? ब्रिटिश लोग भी व्यापार करने आएंगे। बाद में डेनिश भी आएंगे, फ्रेंच भी आएंगे। लेकिन अब होगा क्या, जब अलग अलग यूरोपीय कंपनियां भारत में मौजूद होंगी तो जाहिर सी बात है इनके बीच में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी होगी। भाई कंपटीशन होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि ये लोग सेम रीजन में डील करते हैं, सेम कस्टमर्स में डील करते हैं, सेम कमोडिटी में डील करते हैं। जैसे मसालों का व्यापार कर रहे हैं, कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा इनके बीच में बढ़ने लगा कि इनके बीच में युद्ध भी हुए। जैसे मैं जहां रहता हूं उससे थोड़ी दूर एक चौराहा है जहां पे दो सब्जी वालों की दुकानें हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति उनके सब्जी की दुकान के थोड़ा पास से निकलता है तो वो चिल्लाने लग जाते हैं कि नहीं मुझसे सब्जी लीजिएगा, लौकी 10 रुपए किलो है। और फिर जैसे उस व्यक्ति ने आगे देखा गलती से तो फिर चिल्लाने लगते हैं कि अरे नहीं, उसके पास बेकार सब्जी है, मेरे पास लीजिएगा। इतने में दूसरा वाला भी चिल्लाता है, क्यों झूठ बोल रहा है, मुझसे सब्जी लेना है, मेरे पास गिलकी इतना है, लौकी इतना है। इतना इंटेंस कंपटीशन है कि मुझे लगता है उनके बीच में जरूर कभी ना कभी झगड़े हुए होंगे, क्योंकि वो इतना जबरदस्त तरीके से सेम कस्टमर को डील कर रहे हैं, सेम कमोडिटी में डील कर रहे हैं, सेम रीजन में मौजूद है, एक ही क्षेत्र है। उसी प्रकार से बच्चे, मतलब मेरे को तो ये भी डर लगता है कभी कोई कस्टमर उनकी दुकान के ज्यादा पास से जाए तो वो हाथ वाथ ना पकड़ ले कस्टमर का, और लौकी वॉकी बिल्कुल ऐसे ठूस ना दे कि खाना ही पड़ेगा तुझे, लेना ही पड़ेगा तुझे। इस तरीके का माहौल है वहां। तो एनीवेज, अब यहां पर आप ध्यान दें, पुर्तगाली, डच और ब्रिटिशों की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह कि पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच में एक मैं लड़ाई आपको बताने वाला हूं, जिस लड़ाई को हम लोग बोल रहे हैं स्वाली का युद्ध। क्या बोल रहे हैं बच्चे? स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली। तो स्वाली का युद्ध या बैटल ऑफ स्वाली अब हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये युद्ध क्यों हुआ? सेम बात वही है। तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अभी हमारी क्लास में ब्रिटिश नहीं आए, अभी आएंगे, लेकिन मैं आपको एक आगे की कहानी बता रहा हूं। जब मैं ब्रिटिश पढ़ाऊंगा तब मैं फिर बताऊंगा कि पुर्तगाली और ब्रिटिशों के बीच में स्वाली का युद्ध हुआ था। लेकिन अभी पहले हम लोग एक स्तर पर तो पढ़ ही लें। तो जब ब्रिटिश भी इंडिया में आएंगे तब पुर्तगाली ब्रिटिशों के बीच में एक लड़ाई होगी। ये लड़ाई कब होगी? साल 1611 में, अंतिम समय में, अंतिम महीनों में शुरू हुई और 1612 के शुरुआती महीनों तक चली, इसलिए 1611-12।
अच्छा, दूसरी बात, ये किस प्रकार का युद्ध है? ये एक नेवल वॉरफेयर है। क्या है? ये एक नौसैनिक युद्ध था। ये पानी में लड़ाई हुई। तो गुजरात आप जानते हैं कि एक तटीय क्षेत्र है, तो वहीं पर गुजरात में जो तटीय क्षेत्र है वहां पर पानी में जबरदस्त रूप से अरब सागर में इनकी लड़ाई हो रही है। पुर्तगाली और ब्रिटिशों के बीच का ये नौसैनिक युद्ध था। और इस युद्ध में हम देखते हैं कि उम्मीद थी पुर्तगालियों से, क्योंकि वो पुराने हैं तो शायद भारी पड़ते, मगर हुआ उल्टा। पुर्तगाली और ब्रिटिशों के बीच हुई इस लड़ाई में ब्रिटिश लोग जो बाद में आए हैं वो जीत गए, सोचिए, और पुर्तगाली जो पुराने हैं वो हार गए। और इसलिए बहुत ही चौंका देने वाला रिजल्ट निकला। तो ये है भाई आपका स्वाली का युद्ध। अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें ये भी एक समस्या होगी कि सर एक बात बताइए, पुर्तगालियों में गवर्नर आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और अल्मीडा की एक नीति थी जिसको हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति। तो सर हमको ये जानना है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति है ये तो लागू थी, जिसकी वजह से अल्मीडा कहता था, बाद में अन्य पुर्तगाली लोग भी कहते होंगे कि हम दूसरों को आने नहीं देंगे। बिल्कुल, ये बहुत साल तक नीले पानी की नीति चलाए और नीले पानी की नीति बहुत सालों तक सफल रही, दूसरे देशों को भारत में आने से रोके रही। लेकिन जब पुर्तगाली नौसेना कमजोर होने लगी, क्योंकि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी क्या बोल रही थी? ब्लू वाटर पॉलिसी बोल रही थी कि हम दूसरे देशों की जो नौसेना है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, पानी में नहीं आने देंगे, भारत नहीं आने देंगे। कौन बोल रहा था? पुर्तगालियों की नौसेना ने यही बोला था ना, हम दूसरों को इंडिया नहीं आने देंगे। अल्मीडा ने यही बात बोली थी, यही है ब्लू वाटर पॉलिसी। लेकिन जब पुर्तगाली नेवी कमजोर होने लगी और दूसरे देशों की नेवी स्ट्रांग होने लगी, तो ऐसी स्थिति में पुर्तगाली लोग ज्यादा समय तक दूसरों को रोक नहीं पाए और ब्लू वाटर पॉलिसी टूट गई और दूसरे देश धीरे धीरे इंडिया आ पाए। जैसे पुर्तगालियों के बाद आज मैं अपनी क्लास में बताऊंगा दूसरे नंबर पे भारत से व्यापार करने समुद्री मार्ग से कौन आया? डच आए। डच के बाद कौन आ पाया? ब्रिटिश आ पाए। ठीक है, चले तो स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश बताइए जीत गए और पी फॉर पुर्तगाली बन गए, पी फॉर पगले, जबकि इनको जीतना चाहिए था क्योंकि ये पुराने हैं, लेकिन ये हार गए क्योंकि इनकी जो मिलिट्री थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। ब्रिटिशों का जो मिलिट्री है वो एडवांस था, उनके अस्त्र शस्त्र स्ट्रेटेजी बेहतर निकले और वो जीत गए। चलिए भाई, तो ये पुर्तगालियों की एक बहुत बड़ा सदमा था। तो यह युद्ध 1611-12 में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य हुआ, जिसमें पुर्तगालियों की पराजय हुई। दिस वॉर टुक प्लेस बिटवीन इंग्लिश एंड पोर्चुगीज इन 1611-12 इन इंडिया ड्यू टू द इंटेंस ट्रेड कॉम्पिटिशन अमंग देम इन विच द पोर्चुगीज वर डिफीटेड। ठीक है, चलो इस प्रश्न का जल्दी से अब आप लोग जवाब देंगे। स्वाली का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ? चलिए भाई, इसका जवाब जल्दी से बताना है। जवाब आप जानते हो। हाँ, तो भाई सही जवाब क्या है? यूरोपीय शक्ति कौन है? तो ब्रिटिश और पुर्तगाली हैं। और इनमें से जीत किसकी हुई है? तो ब्रिटिशों की जीत हुई है और पुर्तगाली पुराने हैं लेकिन वो हार गए। चलो भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो, अब हमने पुर्तगालियों को पूरा पढ़ लिया, अब हमें देखना है क्या? डच लोगों का भारत में आगमन। तो पुर्तगालियों के बाद डच। अच्छा, अब आप जानते हो ये बात कि पुर्तगाली 1498, अब डच लोगों की बात है जो नीदरलैंड्स के लोग हैं, अब वो व्यापार करने भारत में आ रहे हैं, है ना? क्योंकि जब पुर्तगाली बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था जब आप तेजी से पैसा कमाते हो तो पड़ोसी को क्या होती है? जलन होती है। तो अब डच लोग भी इंडिया आएंगे। तो 1602 में हम देखते हैं कि बड़े स्तर पर व्यापार इनका शुरू हो रहा है। अच्छा, एक और बात, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, या ये जो शब्द है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी, आगे आप ब्रिटिशों में भी देखते हो, फ्रेंच में भी देखते हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या है? सुनते रहें। अगर आप मैप को गौर से देखोगे तो जैसे ये यूरोप है, सही बात है, और ये है ईस्टर्न एरिया, यहीं पर आप देखते हो कि हमारा इंडिया भी आता है और भी बहुत सारे देश आते हैं। तो ये जो वेस्टर्न लोग हैं, इनने क्या किया? यूरोप वाले क्षेत्र में जो इनने कंपनियां स्थापित की जो भारत से व्यापार करेंगी, भारत के अलावा अन्य ईस्टर्न देशों से व्यापार करेंगी, जैसे इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, चीन हो गया। इसलिए इनने अपना नाम क्या रखा? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका क्या मतलब है? ये अपने नाम से क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे मैंने बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या मतलब है कि एक ब्रिटिश कंपनी है जो ईस्ट क्षेत्र से व्यापार करेगी, इंडिया और आसपास के क्षेत्र से व्यापार करेगी। तो ईस्ट इंडिया का मतलब क्या? इंडिया ईस्ट में ना, इन लोगों के लिए तो हम लोग ईस्ट में, जैसे हम लोग इनको क्या बोलते हैं? पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना।
तो कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित ना हो, तो हमारे लिए ये लोग वेस्ट हैं, ठीक है, वेस्टर्न है, और इनके लिए हम लोग ईस्ट हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये दिखाना चाह रहे हैं नाम से कि इनकी जो कंपनियां हैं वो इस क्षेत्र से व्यापार कर रही हैं। ठीक है भाई, ओके सर, चलो तो हमने ये समझ लिया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आ रही है इंडिया? क्योंकि भाई अब इनको भी जीवन में चाहिए फुल इज्जत, है ना। आपने एक शायद मूवी का नाम सुना होगा, वेब सीरीज आई थी बहुत समय पहले, मिर्जापुर। और मिर्जापुर वेब सीरीज में एक कलाकार होते हैं जो कहते हैं अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो कि लिबर लिबर किया करते थे, अब हमको भी चाहिए जीवन में फुल इज्जत। अब डच लोग भी यही कह रहे हैं कि अब वे वो नॉर्मल डच नहीं रहे, इनको भी जीवन में कमाना है फुल प्रॉफिट और इज्जत, यानी पुर्तगालियों की तरह करना है व्यापार, और इसलिए भी अब ये आ गए हैं भारत में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, तो जब हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ये किस प्रकार की कंपनी है? ये एक संयुक्त पूंजी कंपनी है। देखो, तीन प्रकार की कंपनियां होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा रहता है, जैसे ओएनजीसी, जैसे सेल, जैसे एनटीपीसी, जैसे भेल। सर भेल बेटा खाने वाली नहीं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है इसमें सरकार का पैसा है, आपने सुना होगा पीएसयूज, है ना, मेनली सरकार का है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं निजी कंपनी। निजी क्या होती है? जिसमें कुछ निजी लोगों का पैसा लगा रहता है, जैसे हम बोलते हैं अंबानी की जो कंपनी है, हम कहें रिलायंस, फिर हम कहें टाटा, तो ये सब क्या है? प्राइवेट कंपनीज। अच्छा, फिर हम कहें तीसरे प्रकार की कंपनी संयुक्त पूंजी, तो कोऑपरेटिव कंपनी क्या होती है? जैसे बेस्ट एग्जांपल अमूल। तो अब अमूल कैसी कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा पैसा लगा रहता है, यानी एक प्रकार का ही निजी का ही रूप है। निजी में कुछ लोगों का पैसा होता है, और जो कोऑपरेटिव होती है उसमें बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा पैसा लगा रहता है। अमूल की कहानी यह है कि बहुत साल पहले गुजरात में एक गांव आनंद, तो उस गांव में बहुत सारे किसानों ने सोचा कि भाई हमको एक फैक्ट्री स्थापित करनी है, लेकिन फैक्ट्री स्थापित करने के लिए चाहिए पैसा। अब भाई पैसा कहां से लाएं? हर किसान के पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, तो उन्होंने क्या सोचा, अगर हम किसान सब अपना अपना छोटा छोटा पूंजी मिला लें तो हम लोगों के पास इकट्ठा तो बहुत बड़ा पूंजी हो जाएगा। तो उनने अपना छोटा छोटा पैसा मिलाया और बड़ी पूंजी हो गई। इससे ही उनने स्थापित की डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, इससे उनने स्थापित किया अमूल। ठीक है, डच कहां से स्थापित कर दे। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा। जैसे क्लास है, क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, उनको पिज्जा खाना है। अब सब बच्चे जो है उनकी प्रत्येक की जेब में क्या है? 10-10 रुपए हैं। कोई भी बच्चा इंडिविजुअली तो पिज्जा नहीं मंगवा पाएगा, क्योंकि 10 रुपए में पिज्जा नहीं आएगा। लेकिन अगर 50 बच्चे अपना 10-10 रुपए मिला दें तो 500 रुपए हो जाएंगे, अब तो पिज्जा आ सकता है। तो यही है भैया संयुक्त पूंजी का बनाने का तरीका, कि बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी पूंजी मिलाते हैं, उससे एक बड़ी रकम बनती है, जिससे वो अपना आगे का काम करते हैं। ठीक है, तो डच इसी प्रकार से एक जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी थी। लेकिन अब यहाँ पे कहानी ये है कि दो प्रकार के कंपटीशन है जो चल रहे हैं इंडिया पहुंचने के लिए। एक तो इंडिया में पहुंचने के लिए, इंडिया से व्यापार करने के लिए अलग अलग देश कंपटीशन में लगे हैं। जैसे ये यूरोप है तो पोर्चुगल ये भी इंडिया में आना चाह रहा है। फिर हम देखते हैं क्या, फ्रांस ये भी इंडिया में आना चाह रहा है। हम देखते हैं डच ये भी इंडिया में आना चाह रहा है। हम देखते हैं ब्रिटेन ये भी इंडिया में आना चाह रहा है। बहुत सारे देश हैं जो भारत आना चाह रहे हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक तो अलग अलग देशों के बीच में कंपटीशन है इंडिया पहुंचने के लिए, और दूसरा कंपटीशन है हर देश के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत से व्यापार करना चाह रही हैं। जैसे भाई मैंने बोला एक देश है नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स के लोगों को हम लोग बोलते हैं ना डच। तो नीदरलैंड में बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत से व्यापार करना चाह रही हैं। तो मैंने क्या बोला बेटा, आपको दो प्रकार के कंपटीशन है। एक तो देशों के बीच कंपटीशन है कौन इंडिया आएगा, और हर देश के अंदर कंपनियां हैं बहुत सारी जो इंडिया आने का प्रयास कर रही हैं। अब हुआ क्या कि नीदरलैंड्स में एक कंपनी थी जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये नीदरलैंड्स के संसद यानी पार्लियामेंट के पास पहुंच गई, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नीदरलैंड्स की संसद से कहा कि देखो भाई संसद, अगर बहुत सारी कंपनियां नीदरलैंड्स की तुम अलाउ करोगे इंडिया से व्यापार करना, तो वो सब इंडिया आएंगी, व्यापार करेंगी, सामान खरीदेंगी और सब नीदरलैंड्स में बेचेंगी। बहुत सारे लोग जब नीदरलैंड में सेम सामान बेचेंगे तो सबका प्राइस सबको नीचे रखना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं, तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तुम सिर्फ हमको इंडिया से व्यापार करने का मोनोपोली देते हो, एकाधिकार देते हो, तो सिर्फ हम इंडिया से सामान खरीदेंगे और फिर हम ये सामान मुंह मांगे दामों पर नीदरलैंड्स में बेचेंगे, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा।
और जो हमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट में से हम तुम्हें भी कुछ हिस्सा देंगे। तो नीदरलैंड्स के संसद ने, पार्लियामेंट ने सोचा ये तो बहुत बढ़िया है भाई, अगर हम सबको अलाउ कर देते हैं इंडिया से व्यापार करना तो कोई किसी का फायदा नहीं है। ये सब इंडिया जाएंगे, सामान खरीदेंगे, बहुत सारे लोग सामान खरीद के लाएं, सब बेचेंगे, कोई बहुत ज्यादा दाम नहीं रख पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो कंपटीशन हाई होगा तो प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रपोजल समझे आप, सिर्फ अगर एक कंपनी इंडिया से व्यापार करेगी नीदरलैंड्स की, तो वो जो भी सामान खरीदेंगे जब वो नीदरलैंड्स में बेचेंगे तो नीदरलैंड्स में उनका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो फिर वो बहुत हाई दाम पे बेच सकते हैं सामान। और जब वो हाई दाम पे सामान बेचेंगे तो इस कंपनी का बहुत प्रॉफिट होगा, तो जब प्रॉफिट होगा तो उसमें से डच संसद को भी कुछ मिल जाएगा। तो डच संसद ने इनको बोला बहुत बढ़िया, आपको 21 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार हम दे रहे हैं, यानी मोनोपोली ट्रेडिंग राइट 21 वर्षों का दे रहे हैं। यानी डच संसद ने आदेश जारी किया कि 21 सालों के लिए, 21 ईयर्स के लिए कोई दूसरी डच कंपनी इंडिया से व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ एक कंपनी इंडिया से व्यापार करेगी। और वो एक कंपनी कौन सी है जो इंडिया से व्यापार करेगी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई दूसरी डच कंपनी इंडिया से व्यापार नहीं करेगी। हाँ, ये आदेश दूसरे देशों पे लागू नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, डच संसद का आदेश डच लोगों पर लागू है। भाई ब्रिटेन या फ्रांस, पुर्तगालियों को कोई मतलब नहीं। जैसे आज अगर भारत की सरकार जीएसटी टैक्स लाई है तो सिर्फ इंडियंस को देना है ना, कि हम लोग नेपालियों से भी दिलवा देंगे? नहीं ना भाई, जिस देश के लिए कानून आया है उसी देश के लोग फॉलो करें ना। जो देश की सरकार है वो अपने लोगों पर कानून बताएगी, तो यहाँ पे वही बात है। ठीक है, तो दूसरे देश तो अब आने का प्रयास कर ही रहे हैं, वो उनकी कहानी अलग है। लेकिन अब 21 वर्षों के लिए इंडिया से व्यापार करेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये किस प्रकार की कंपनी है? ये एक जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी है, यानी संयुक्त पूंजी कंपनी है। अच्छा, 1602 में हमने बोला बड़े स्तर पर व्यापार शुरू, फिर हमने बोला इनकी पहली फैक्ट्री कौन सी होगी? तो बेटा इनकी पहली फैक्ट्री खुलेगी 1605 मसूलीपट्टनम। चलो भाई, अब मैंने एक नई बात कर दी, ध्यान दें बेटा। सबसे पहले मैंने आपको क्लास में पुर्तगाली पढ़ाया था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी कोचीन। कब खुली थी? 1503 में कोचीन। और इनका हेडक्वार्टर क्या बना? गोवा। अच्छा मेरी बात सुनो, फैक्ट्री कब खुलती है? जब व्यापार बढ़ता है तब फैक्ट्री खुलती है, गोडाउन खुलता है। पुर्तगालियों ने 1498 में व्यापार शुरू किया था, वास्को दा गामा, और फैक्ट्री कब खुली? 1503। उसी प्रकार डच लोग 1602 में हम बोल रहे हैं कि बड़े स्तर पर व्यापार शुरू किए, लेकिन जब उनका व्यापार बहुत बढ़ गया तब उनको लगा कि अब तो फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। और तब मसूलीपट्टनम, जो कहां पर है बच्चे? आंध्र प्रदेश में है, वहां पर इनने फैक्ट्री खोली है। कब फैक्ट्री खोली है? 1605। तो 1602 में व्यापार शुरू और 1605 में मसूलीपट्टनम में इनने फैक्ट्री खोली, क्योंकि अब व्यापार बहुत बढ़ गया है। लेकिन डच लोगों का जो हेडक्वार्टर है वो क्या बनेगा? पुलिकट। पुलिकट कहां पर सिचुएटेड है? तो पुलिकट बेटा उस समय मद्रास प्रांत में, उस समय तमिलनाडु नहीं था, उस समय नाम था मद्रास प्रांत, तो मद्रास प्रांत में है। आज कहां पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु आंध्रा की बॉर्डर पर है, लेकिन ये जो एग्जैक्ट एरिया है वो तमिलनाडु में आता है। तो मद्रास प्रांत तमिलनाडु में ये आज मौजूद है। ठीक है जी, ओके सर। चलें, तो एक बार मैं आपको, जो हमने एक मैप देखा था ना, तो उस मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूं भाई, डोंट वरी। तो मैप भी हम लोग देख लेंगे। आइए इधर ध्यान दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोचीन, ये है पुर्तगालियों का फर्स्ट फैक्ट्री। तो आपको मालूम है 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री पुर्तगालियों की कहां खुली? कोचीन। और पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर क्या है? गोवा है। अब मैं आ जाता हूं डच पर। डच लोगों की फर्स्ट फैक्ट्री कहां है? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 1605 में ये पहली फैक्ट्री खुली। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहां पर पुलिकट आपको दिखेगा, ये इनका हेडक्वार्टर है डच लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे मैप भी आपके पास उपलब्ध है। इस मैप को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। चलिए भाई, हमने ये भी चीज अच्छे से डिस्कस कर ली। आओ अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है, ये बात आपको मालूम है। ये एक जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी है, 1602 में स्थापित हुई। कंपनी को डच संसद द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 21 ईयर्स का मोनोपोली मिला। हमने बहुत डिटेल में इस बात को पढ़ लिया। सो दी डच आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ हॉलैंड और नीदरलैंड्स। इट वॉज अ जॉइंट कैपिटल या कोऑपरेटिव कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन 1602। ठीक है, This company was granted monopoly right for 21 years to trade with East including India। चलो भाई, फिर प्रथम फैक्ट्री 1605 मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये भी अभी अभी हमने लिस्ट में बिल्कुल डिस्कस कर लिया। आगे आप सुनो, अब एक और युद्ध होगा। सर फिर से युद्ध? हाँ भाई, फिर से युद्ध। सर क्यों? कारण बड़ा सिंपल है। आपको मालूम है इंडिया में सबसे पहले
समुद्री मार्ग से कौन आया? पुर्तगाली। उनके बाद कौन आएंगे? डच। उनके बाद कौन आएंगे? ब्रिटिश। और इन सब के बीच में लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये लोग सब एक ही मार्केट में, ठीक है, सेम क्षेत्र में मौजूद हैं और सेम कमोडिटीज, सेम चीज में डील कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि भाई सामने वाला व्यापार से हटे, क्योंकि उसकी वजह से ये खुद ज्यादा प्राइस खींच नहीं पा रहे हैं लोगों से। भाई सिंपल सी बात है ना, कॉम्पिटिटर जितने ज्यादा होंगे मार्केट में प्राइस गिरेगा। ठीक है, अगर कोई सिंगल व्यक्ति है जो एक सामान बेच रहा है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, वो मुंह मांगा दाम लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि लोगों की मजबूरी है खरीदना, कोई और कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो ये लोग इसलिए एक दूसरे को हटाना चाह रहे थे। तो जैसे आपने सुना, पुर्तगाली और ब्रिटिशों के बीच एक लड़ाई हुई, जिसको हमने पढ़ा स्वाली का युद्ध। और इस स्वाली के युद्ध में हमने बोला ब्रिटिश जीते, पुर्तगाली हारे। स्वाली का युद्ध 1611-12 में हुआ। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब डच इंडिया में आए और आगे चल के ब्रिटिश भी आएंगे, तो बेटा डच और ब्रिटिशों के बीच में भी एक लड़ाई होगी। अच्छा, इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं बेदरा का युद्ध। क्या बोलते हैं बेटा? बेदरा का युद्ध बोलते हैं, बेदरा का युद्ध। इसको चिंसूरा का युद्ध भी बोला जाता है। तो बेदरा का युद्ध या चिंसूरा का युद्ध भी इसको बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो बेदरा का युद्ध या चिंसूरा का युद्ध भी इसको बोला जाता है। यह युद्ध कब लड़ा गया? 1759 में यह युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? इस युद्ध में अगेन ब्रिटिशों की जीत हुई और डच लोग हार गए। इससे आपको क्या पता चलता है? इंडिया में क्यों 200 वर्षों तक ब्रिटिशों का शासन रहा, दूसरों का क्यों नहीं रहा? कई लोग तो ब्रिटिशों से पहले आए, उनका शासन क्यों नहीं रहा? कभी आपके मन में सवाल आए तो जवाब बड़ा साफ है, क्योंकि ब्रिटिशों की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी थी इनके ऊपर, इनके पास बेटर अस्त्र शस्त्र रणनीतियां थी, ये युद्ध में टिक नहीं पाए, ये युद्ध में जीते और इसलिए इनका ही साम्राज्य बनता है। सिंपल। बेदरा का युद्ध 1759, ये कहां पर है जगह? बंगाल। जैसे स्वाली कहां पर है? तो मैंने बोला था भाई स्वाली तो पानी में ये युद्ध हुआ है, गुजरात के पास, लेकिन बेदरा तो जमीन पे हुआ है, बंगाल। और देखो ब्रिटिश फिर जीत गए। तो भाई अंग्रेज वर्सेस डच, बेदरा का युद्ध पश्चिम बंगाल 1759, ब्रिटिश जीते। सो ब्रिटिश वर्सेस डच फॉट बैटल ऑफ बेदरा इन वेस्ट बंगाल 1759। रिजल्ट क्या था? ब्रिटिश विक्ट्री ओवर डच। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आइए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे आशा है कि भाई आप इसका सही सही जवाब दे पाओगे। डचों द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? चले भाई इसका जवाब दीजिए। हाँ, तो डचों द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? तो सही जवाब है बच्चे, डच लोगों ने भारत में पहली फैक्ट्री 1605 मसूलीपट्टनम, ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश में है फर्स्ट फैक्ट्री डचों की। फिर क्या बोलता है? ब्रिटिश और डचों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ? चलिए, विच वॉर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड डच फॉर डोमिनेंस ऑफ ट्रेड, डोमिनेंस ओवर ट्रेड। तो भाई सही जवाब क्या है? बेदरा का युद्ध। सही है, तो बेदरा का युद्ध 1759। ओके ओके सर। डच संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया? द डच पार्लियामेंट ग्रांटेड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली राइट टू ट्रेड विद इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स? चलिए इसका जवाब देना है। हाँ भाई इसका जवाब दो। अभी अभी हमने क्लास में पढ़ा था कितने वर्षों का एकाधिकार है, तो सही जवाब है 21 वर्षों का एकाधिकार है। ठीक है, 21 वर्षों का एकाधिकार है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कहां? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। आप सब बच्चे इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि हमने बोला सबसे पहले भारत से समुद्री व्यापार करने के लिए कौन आया? पुर्तगाली। फिर हमने बोला कौन आए? तो हमने बोला 1602 डच। फिर कौन आए? तो हमने बोला 1608 ब्रिटिश। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक नया ईयर भी आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। ये वो साल है जब इनने व्यापार करना शुरू किया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रिटिशों के बारे में, तो भले इनने व्यापार करना 1608 में शुरू किया, लेकिन थोड़ा सा और पहले हमको जाना पड़ेगा। कितना पहले? मैं बताता हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब हम शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं साल 1600 में। कब चल रहे हैं बच्चे हम लोग? साल 1600 में। ठीक है सर, चलते हैं। अब साल 1600 में हुआ क्या? उस समय एक ब्रिटिश महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। आपने एक ब्रिटिश महारानी का रिसेंटली नाम सुना होगा, एलिजाबेथ सेकंड, रिसेंट टाइम्स में। अब तो उनकी भी मृत्यु हो गई। प्रिंस चार्ल्स अब ब्रिटेन के नए सम्राट हैं, मगर उनसे पहले उनकी मदर थी एलिजाबेथ द्वितीय। तो ये बात थी अभी की, उनका अभी अभी हाल ही में 2022 में शायद निधन हुआ होगा, जितना मुझे याद आ पा रहा है। कोई नहीं, अभी वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो वो है एलिजाबेथ द्वितीय।
लेकिन एलिजाबेथ प्रथम थी 1600 वाले समय में, और ये ब्रिटिश महारानी है। और एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इनके पास गए और इनको बोला कि प्लीज आप हमको 15 वर्षों का एक अधिकार दे दो, ताकि सिर्फ ब्रिटेन से हम ब्रिटेन से सिर्फ एक कंपनी हो जो इंडिया से व्यापार कर पाए, और वो हम होने चाहिए। सेम ऑफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच संसद को दिया था, और डच संसद ने 21 वर्षों का एकाधिकार। सेम कहानी यहां पर है। तो कुछ व्यापारी गए हैं महारानी के पास और बोलते हैं कि आप हमको इंडिया से व्यापार करने का एकाधिकार दे दीजिए। और तब महारानी ने सोचा ठीक है, इनका फायदा है, क्योंकि अगर सिर्फ एक कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार देंगी तो वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी और उस प्रॉफिट में से इनको भी कुछ मिलेगा। इसलिए 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दे दिया, और उसी साल को माना जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इससे पहले हम देखते हैं कि जो व्यापारी थे इतने ज्यादा संगठित नहीं थे, लेकिन साल 1600 में जब महारानी ने 15 वर्षों का एकाधिकार इनको दे दिया, मोनोपोली ट्रेडिंग राइट दे दिया कि ठीक है, मैं ब्रिटेन की महारानी ये आदेश जारी करती हूं कि भारत से व्यापार करेगी अब 15 सालों के लिए सिर्फ एक ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो साल 1600 माना जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। ठीक है, हालांकि व्यापारी पहले मिल चुके थे, लेकिन स्थापना माना जाता है 1600। लेकिन अभी भले ये लोग स्थापित हो गए, ध्यान से सुनिएगा भाई, हमने बोला 1600 में ये स्थापित हो गए, लेकिन आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत कब आएगा? साल 1602 में भारत आएगा। और उस जहाज का कप्तान कौन होगा? उस जहाज का कप्तान होगा जेम्स लैनकेस्टर। जेम्स लैनकेस्टर। और जेम्स लैनकेस्टर जिस जहाज से भारत आएगा उस जहाज का नाम क्या होगा? रेड ड्रैगन। चलिए मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, फिर मैं आपको ये ईयर भी समझाऊंगा। बिल्कुल परेशान ना हो, आज की क्लास में सारे पॉइंट क्लियर होने वाले, बस सुनते जाओ। तो साल 1600 में सबसे पहले हमने बोला ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का एक अधिकार दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। ये है एलिजाबेथ प्रथम। तो इनका जो चेहरा है ना, उसके बारे में एक विचित्र बात यह है कि थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इनका चेहरा उस एक ऐसे कैरेक्टर से मिलता है जो बचपन में उस पर एक मूवी बनी थी, और बचपन में कई बच्चों को उस कैरेक्टर ने अकेले अपने दम पर रातों को डराया है। और चेहरा देखो ध्यान से, और फिर ये चेहरा देखो, तात्या बिच्छू याद आ रहा है आपको? खिलौना बना खलनायक, खतरनाक खतरनाक एक्टिंग थी इसकी, सारे अवार्ड इसको मिलने चाहिए थे, बहुत शानदार एक्टिंग। एनीवेज, तो एलिजाबेथ प्रथम ने साल 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार दिया। कंपनी का पहला जहाज भारत पहुंचा जेम्स लैनकेस्टर के नेतृत्व में। जहाज का नाम था रेड ड्रैगन, लेकिन इस जहाज ने इंडिया से व्यापार नहीं किया। सर मतलब असल में हुआ क्या कि ये जहाज ब्रिटेन से आया, अब जैसे ये इंडिया है और यहाँ पे अंडमान और निकोबार, तो ये अंडमान और निकोबार तक गया, लेकिन वहां से आगे बढ़ गया तो इंडिया आया, क्योंकि अंडमान और निकोबार तो जाहिर सी बात है भाई इंडिया का पार्ट है, तो ये इंडिया में रुका, लेकिन उसके बाद आगे जहाज इंडोनेशिया चला गया। तो इनने इंडिया से व्यापार नहीं किया। किसने? रेड ड्रैगन, जेम्स लैनकेस्टर। तो इनने इंडिया से व्यापार नहीं किया, लेकिन ये जहाज भारत आया। तो कभी कोई आपसे पूछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज जो भारत आया, तो रेड ड्रैगन और कप्तान लैनकेस्टर। तो ये बात कब की है? 1602 की। तो देखो 1600 में कंपनी स्थापित हुई और 1602 में ये कहानी हमने देखा हुई। लेकिन अब ब्रिटिश कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज जो व्यापार करने भारत आएगा, उसका नाम क्या होगा बच्चे? उसका नाम होगा हेक्टर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज जो भारत पहुंचेगा उसका नाम होगा हेक्टर, और इसके कमांडर कौन होंगे? विलियम हॉकिंस। और इसलिए मैंने जब आपको थोड़ी देर पहले एक लिस्ट दिखाई कि भाई कौन कब व्यापार शुरू करेगा, तो आप देखो पुर्तगाली 1498, डच 1602 और ब्रिटिश में मैंने 1600 नहीं लिखा, 1602 नहीं लिखा, 1608 लिखा, क्योंकि व्यापार 1608 में प्रारंभ हुआ है, क्योंकि 1600 में कंपनी स्थापित हुई थी, इंडिया से व्यापार शुरू नहीं हुआ था इनका, ब्रिटिश कंपनी का, और 1602 में भी
जहाज आया था लेकिन व्यापार शुरू नहीं हुआ, वो जहाज रेड ड्रैगन आगे निकल गया। लेकिन 1608 में विलियम हॉकिंस कप्तान थे, हेक्टर इनका जहाज था और व्यापार शुरू किया। और ये कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, इनफैक्ट एक बार कौन बनेगा करोड़पति में ये 5 करोड़ का प्रश्न आया था। हु कमांडेड द हेक्टर, द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप एट सूरत? बताओ भाई, हेक्टर के कमांडर कौन है? पॉल कैनिंग, विलियम जोन्स, थॉमस रो, जेम्स लैनकेस्टर। कौन है हेक्टर के कमांडर? 5 करोड़, विलियम हॉकिंस सही जवाब है। और अगर आपको नहीं मालूम तो जो 2 भाई थे उनने वो 5 करोड़ रुपए जीत लिए थे। ये वो कंपटीशन था जब 2 लोग खिला करते थे उस समय, तो 2 भाई तो उन्होंने जीत लिए 5 करोड़। तो देखो 5 करोड़ का प्रश्न करवा दिया मैंने आपको, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बच्चे। चले तो देखो एक बार पढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1600 ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही फरमान, फरमान मतलब होता है आदेश, ऑर्डर, तो एक रॉयल ऑर्डर जारी किया और क्या कहा कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का मैं व्यापारिक एकाधिकार दे रही हूं। इसलिए 31 दिसंबर 1600 को कंपनी का स्थापना दिवस मानते हैं। ऑन दिसंबर 31 1600 ब्रिटेन्स क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इशूड अ रॉयल ऑर्डर एंड ग्रांटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द मोनोपोली राइट टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज फॉर 15 years. Therefore, December 31 1600 is considered as the foundation day of company. तो ये बात मैंने आपको समझा दी। इसके अलावा देखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत की पहली यात्रा जेम्स लैनकेस्टर ने की। 1602 में रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत पहुंचे, परंतु भारत से कोई व्यापार नहीं किया। So James Lancaster made the first voyage to India on behalf of British East India Company. He reached India in 1602 through a ship named Red Dragon, but did not trade with India. भारत से व्यापार करने वाला पहला जहाज ब्रिटिश कंपनी का कौन सा है? सही जवाब है हेक्टर। 1608 में हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आए। So in 1608 William Hawkins came to India in a ship named Hector, और कहां पर आए? सूरत आए। लेकिन इसके आगे की क्या कहानी है वो हम लोग देखने वाले हैं अगली क्लास में, कि ये सूरत पहुंचे, उसके बाद इनकी मुलाकात उस समय के मुगल बादशाह से होगी, उसके बाद लंबी चौड़ी बातचीतों के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या इनको सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी बातें, क्योंकि वो एक कड़ी है, वो हम लोग देखने वाले हैं अब कल की क्लास में। ठीक है, तो अभी बस दिमाग में रखना कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज भारत पहुंच चुका है और उसका नाम है हेक्टर और उसके कमांडर का नाम क्या है? विलियम हॉकिंस। चलिए, तो आज की इस बेहतरीन क्लास में मुझे आशा है कि आपको पढ़ने में मजा आया, मुझे पढ़ाने में बेहद मजा आया। कल हम लोग मुलाकात करेंगे, पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, जरूर बताइएगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।